अमेरिका द्वारा लगाया गया ब्लॉकेट ईरान को भारी पड़ रहा है। इसके साथ साथ मान के चलें कुछ कोलेटरल डैमेजेस खासकर मर्केंटाइल सी फेयरर्स की भी हुई है। पिछले दिनों हमने सुना 3 से 4 शिप्स पे अटैक्स हुए, अनआइडेंटिफाइड, शायद बिना वार्निंग के या वार्निंग देने के बाद अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स इन्होंने अटैक किया ओमान के कोस्ट के बाहर, और सिरकी जाते हुए धाऊ को भी अटैक किया गया। MV सिटेबले हो, जलवीर हो, ऐसे शिप्स के नाम हम सुन रहे हैं। भारतीय सी फेयरर्स उसमें मौजूद थे और इनका जो देहांत हुआ वो बहुत ही दुखद, संवेदनशील और एक बहुत ही बड़ा मैसेज देता है। रिस्क जो है कंटेस्टेड वाटर में उसके प्रति हमारी जो जागरूकता है वो बढ़ती भी है इससे थोड़ी कि कितना मुश्किलात हो रही है उस एरिया में। अब सबसे पहले मान के चलें अमेरिका का गल्फ पे आना, अटैक करना ईरान की तरफ से, दोनों एक दूसरे को बेलिगरेंट कंट्री डिक्लेयर करके लड़ रहे हैं। और जब ये लड़ रहे हैं तो ब्लॉकेट भी एक प्रोविज़न है लॉ का, जो अनक्लॉज का प्रोविज़न है। और अनक्लॉज के पहले की बात करें, क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों अनक्लॉज के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एट सी के सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन ये ब्लॉकेट या लॉ ऑफ सी जो है, रूल्स एट सी नेविगेशंस या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंटरनेशनल वाटर्स, हाई सीज, ये सब बहुत पहले से इतिहास में है। और 70s 80s की सेंचुरीज से ही हम उस शताब्दी से ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। ब्लॉकेट पहले भी लग चुका, ब्लॉकेट हमने भी 71 में लगाया था, कंट्राबेंड कंट्रोल लगाया वेस्टर्न सेक्टर में, अरेबियन सी में पाकिस्तान के कोस्ट पर, और ईस्ट पाकिस्तान में बे ऑफ बंगाल में हमने लगाया। विक्रांत से हमने धुआंधार अटैक किया चटना कुलगांव पे, और कराची को वेस्टर्न सेक्टर में हमने तबाह किया। कई मर्चेंट शिप्स, उनके शिप्स डुबोए गए। परिंदा भी नहीं पर मार सकता अगर आपने ब्लॉकेट लगाया है, ऐसा कहा जाता है। और अमेरिका शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा के साथ वहाँ खड़ा है। तो ये मान के चलिए कि लैटीट्यूड, लैंग्विट्यूड, डिक्लेरेशन, इफेक्टिवनेस और पूरी शक्ति, प्रभाव, ये सब ब्लॉकेट का एक फैक्टर्स हैं ये। और होना चाहिए, उतना बल होना चाहिए किसी कंट्री में। रशियन या चाइनीज़ शिप्स या दूसरे कंट्री के शिप्स अवॉइड कर रहे हैं। वारशिप्स शायद खासकर वहाँ कंटेस्टेड वाटर में नहीं जाना चाहेंगे, एस्केलेशन बढ़ सकती है, बिना वजह के स्कर्मिशेस आ सकते हैं, जिसको देश अपनी मेचोरिटी के साथ अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बात बार बार निकल कर आती है कि भारतीय सेलर्स का मारा जाना अमेरिकन एयरक्राफ्ट के द्वारा कितना गलत, कितना सही। सबसे पहले संवेदनाएं मेरी जाती हैं। चार्ल्स डफेयर को बुला के हमने, भारत ने समन किया है, प्रोटेस्ट दिखाया है, डिप्लोमेटिक जो मूवमेंट्स होती हैं वो कहा जा रहा है। जो भारत कर सकता है एज ए मैच्योर डेमोक्रेसी, कैलिब्रेटेड मेजर्ड रिस्पॉन्स भारत का हमेशा से इस युद्ध में रहा है। दोनों देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चावार का पोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ईरान हमारा दोस्त है और अमेरिका के साथ हमारे अपने दूसरे तरह के संबंध हैं। अमेरिका शक्तिशाली देश है, दादा है, सुपर पावर है, और क्यों आया है, कब तक रुकेगा, ये सब बातें ज़्यादा ज़रूरी है समझना। और साथ साथ कंटेस्टेड वाटर में हमारे सी फेयरर्स को जाने से पहले सोचना भी चाहिए। मैं एक बात कोट करना चाहूँगा फिर से कि ये कोलेटरल डैमेजेस की भी बात करूँगा। मैं पहले कह दूँ कि 15 जनवरी से ही लगातार हमारे भारतीय विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में बयान दिया है कि हमने अपने लोगों को, नागरिकों को ईरान से निकल जाने के लिए कहा। तो लैंड से जब निकल जाने के लिए कहा तो वही गतिविधि, वही कानून और वही सुरक्षा का दृष्टिकोण समुद्र पर भी आता है। ये जो हमारे फेयरर्स हैं, ये इंडियन फ्लैग्स, जो हमारे फ्लैग है, भारतीय तिरंगा का जो शिप है, उनके ऊपर नहीं, उनके अलावा जो दूसरे रजिस्टर्ड शिप्स हैं, क्योंकि मर्चेंट शिप्स में फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस होता है। कहीं का शिप बनाया हुआ हो, कहीं पे ऑपरेट हो रहा हो, मालिक कोई और हो, कैप्टन कहीं का हो, क्रू पूरे किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, और वो किसी भी कंट्री के फ्लैग को लगा के वो रजिस्ट्रेशन करके, चाहे वो टैक्स बचा रहा हो, इंश्योरेंस कवर कर रहा हो, या किसी भी रीजन से कर रहा हो, वो करते हैं। तो उसमें ये पता लगाना कि वो कहाँ कैसे जा रहा है, वो उस देश की नौसेना, उस देश का जो उसके देश के जो बिजनेसमैन है, जो उस देश का कंपनी है मर्चेंट शिप का, उसका वो दायित्व बन जाता है। मोरल सपोर्ट सी फेयरर्स को देना भारतीय नौसेना, भारतीय कोस्ट गार्ड और सभी लोग करते हैं। फिलहाल ऑपरेशन संकल्प जो हमारा 2019 से चल रहा है, उस एरिया में
CTG 154 जो है कंपोजिट टास्क ग्रुप, उसका भारत कमांडर है अभी, और जल्दी ही कुछ दिन पहले ही हमने उसको कमान संभाली है। कमोडोर उसको नेतृत्व करते हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग जो उस एरिया में जितने भी मैरीटाइम एक्सरसाइजेज होते हैं सारे फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ, एंटी पैरेसी, पेट्रोलिंग या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए सुरक्षा देना, एंटी ड्रग नार्कोटिक्स कंट्रोल, वॉर बेजिंग कैपेसिटी, इन केस ऑफ पेरिजिडेंट वो अलग बात हो जाती है, पर शांति के टाइम में वो जो हम करते हैं वो हम सब कर रहे हैं। और हम लगातार दूसरे नौसेनाओं के साथ गतिविधि में शामिल हैं और कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं। कई तरह के टास्क फोर्स वहाँ पर हैं, जिसमें से एक है लीडरशिप और ट्रेनिंग, जिसकी हम उसकी कमान हमने संभाली हुई है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा हमने अभी लॉन्च किया है, जिसमें हमारे डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स लगातार वहाँ पर ओमान की खाड़ी के बाहर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हमारे जो मर्चेंट शिप्स हैं, जो स्पेशली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शिप्स हैं, या हमारे जो प्राइवेट शिपिंग है, उनको सहयोग देते हुए भारतीय तटों तक ला रहे हैं अपनी सुरक्षा के साथ। नेविगेशनल, कम्युनिकेशनल, रास्ता दिखाना, अमेरिकन नेवी के साथ भी कोऑर्डिनेशन रखते हुए और क्लियर रास्तों को से गुजरते हुए माइंस की भी बात करते हैं हम। इन सब की सुरक्षा से उनको स्कॉट करते हुए सुरक्षित पानी के इलाके में ला के अरबियन सी में उनको रखा जा रहा है ताकि वो आ सकें, और लगातार ये अब हम काम कर भी रहे हैं। इसमें हमारी कोऑर्डिनेशन दूसरे नेवी के साथ सुरक्षित है। तो मान के चलिए भारतीय नौसेना जो रिसोर्सेज है हमारे पास, विशाल समुद्र है और विशाल जो उसका प्रतिरूप है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आसानी से पूरा करना मुश्किल होता है, और उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज करनी पड़ती हैं। सर्च एंड रेस्क्यू की बात करें, रॉयल ओमान नेवी ने रेस्क्यू किया ये सेलर्स जो डिकीज्ड हुए और जो बाकी बचे थे, तो सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन होती है, सेंटर्स होते हैं, एरियाज डिजिग्नेटेड होती है। सारे शिप्स अगर एक जगह आ जाएं, कमांड कंट्रोल की प्रॉब्लम आ सकती है और अनआइडेंटिफाइड मिसफायर हो सकता है, एक दूसरे पे गलत चैलेंजेस भी दिए जा सकते हैं, तो उसको एस्केलेशन लेटर हम बढ़ाएंगे। तो इसलिए ये सब बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ, समुद्र में कोई सीमाएं नहीं होती, सब कुछ जीपीएस, सब कुछ पानी में इनविजिबल होता है, लैंडमार्क्स नहीं होते, तो और दूसरे देश की सेनाएं, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, जो इक्विपमेंट है उनकी कंपेटिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए पीस टाइम में ये सब हम करके रखते हैं ताकि कोई ऐसी अशांति या ऐसी कोई आपदा वाली घटनाएं आ जाए, जैसे सुनामी जैसी चीज़ें आए या सर्च एंड रेस्क्यू करना हो, तो ये सब काम आते हैं। इनको हमें समझना चाहिए, उस तरह से ही देखना चाहिए। तो ये जो हो रहा है विजिट बोर्ड एंड सीज एंड सर्च एंड सीज एक तरीका है, VBSS कहते हैं, जब हम मर्चेंट शिप को रोकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, जो IRGC कर रही है हॉर्मुज में, और फिर टोल टैक्स वसूल रही है, तो वो स्टैटिक मामला है, कंट्रोल्ड मामला है। जहाँ कंटेस्टेड वाटर हो, रात दिन की लड़ाई चल रही हो, नॉन कंप्लायंट जो शिप्स हैं ब्लॉकेट के, उसको अमेरिका ने करीब 122 से ज़्यादा को रोक दिया है, वापस कर दिया है, और करीब 8 से ज़्यादा को डिसेबल किया है, और करीब 12 जो शिप्स हैं जिनको उन्होंने जाने दिया है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। तो अमेरिका वो सब करने की कोशिश कर रहा है जो एक ब्लॉकेड में होता है, लेकिन मैं ना उसके सपोर्ट से कह सकता हूँ, ना उसके अगेंस्ट में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक वॉर का आकलन, एक ऑपरेशनल टैक्टिकल जो सिचुएशन है उसको दृष्टि से देखने की कोशिश करके एक रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि UK, MTO, केपलर या USNI, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी या जो समुद्र में जो गतिविधियाँ होती हैं, इनकी जो जानकारी रखते हैं और रिपोर्ट करते हैं जल्दी से जल्दी, उनकी कोऑर्डिनेशन भी इसमें होती रहती है, उनके पास रिकॉर्ड्स होते रहते हैं। पर मर्चेंट शिप्स को दूसरे फ्लैग फहराते हुए मर्चेंट शिप्स को इंडियन नेवी के शिप्स हमारे स्कॉट कर पाएँ, ये शायद एक थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी। हमारी चादर से बाहर का मामला निकलता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ, अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आती है, पहले से कोऑर्डिनेशन होता है, तो हम जरूर मदद करते हैं। हमने पाकिस्तानियों को बचाया है, हमने अपने एडवर्सरीज को भी बचाया है। तो मैं आपको एक बात और कह दूं कि कोलेटरल डैमेजेस के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल जल्दी से दूंगा मैं। टैंकर वार पहले भी हो चुका है, गल्फ के पानी में पहले भी उबाल आया है। 14 अप्रैल 1988 को USS सैमुअल रॉबर्ट कुवैती टैंकर को स्कॉट करके ले जा रहा था माइंड वाटर से, हॉर्मुज के नीचे से, और वो माइंड्स पर टकरा के फट गया। 27 से ज़्यादा सेलर अमेरिकन घायल हुए, बुरी तरह से जख्मी शिप किसी तरह से बच पाया। और उसके बाद 18 अप्रैल 1988 को ऑपरेशन प्राइंग मैंटिस लॉन्च करके अमेरिका ने ईरान के सारे शिप्स को गल्फ में धो डाला, और उसके बाद करीब प्रभावी रूप से इराक ईरान युद्ध बंद हुआ। एक और बात मैं कह दूं, ईरानियन एयरक्राफ्ट 655 3 जुलाई 1988 को ही तेहरान से बंदर अब्बास होते हुए दुबई आ रहा था। गल्फ में USS डिस्ट्रॉयर, बहुत ही कैपेबल डिस्ट्रॉयर अंडर कमांड ऑफ ए गुड कैप्टन USS विनेसेंस,
ने गलत आइडेंटिफिकेशन के दौरान उसको चैलेंज करते हुए और गलत आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलने पर उसको गलत आइडेंटिफिकेशन के कारण मार दिया मिसाइल से, सरफेस टू एयर मिसाइल से, और आई थिंक 240 से ज़्यादा लोग मारे गए उसमें। अमेरिका ने कभी इस पर खेद जताया नहीं, काफ़ी कार्रवाई हुई इसके बाद से, लेकिन ये कोलेट्रल डैमेजेस का नमूना इसी एरिया में हमने देखा है, सुना है, समझा है। जो लोग मारे गए उनके साथ संवेदनाएं लगातार रहती हैं, लेकिन हमें अपनी एहतियात बरतनी होगी। हमें समझना होगा कैप्टन जो हैं और जो शिप्स के, उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितनी दूर तक जाना है, और अमेरिका की तरफ से भी रिस्ट्रेन बरतना होगा, वरना, और ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, वरना स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जब तक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं होगा, और ये पुरानी लड़ाई है, इसको जब तक गल्फ़ के खारापन को, पानी के खारापन को थोड़ा मीठा नहीं करेंगे गल्फ़ के कंट्रीज़ और ईरान मिलके, और अमेरिका का भी इसमें अपना जो योगदान होना चाहिए वो नहीं होगा, तो मुश्किलात पड़ेगी। भारत एक मैच्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है और अपनी बातें डिप्लोमेटिकली कह रहा है। ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा हमारी लागू है, हमारे शिप्स को स्कॉट किया जा रहा है, और नौसेना कोस्ट गार्ड पूरी तरह से सतर्क है। हम आपको, दर्शकों को और जो भी व्यूअर्स हैं, उनको विश्वास में लेना चाहेंगे कि भारतीय नौसेना फर्स्ट रिस्पॉन्डर है हमारे एरिया में। हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं हमारे इस एरिया में, बड़े बिग ब्रदर के रूप में। शांति के दौरान, चाहे वो सुनामी का माहौल हो या पहले हो, मैंने खुद श्रीलंका में ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, डिसास्टर रिलीफ कर रखा है, काफ़ी सारे अनुभव मेरे भी समुद्र में रहे हैं। तो जब वॉर की सिचुएशन हो, वहाँ अनप्लान्ड, अननोन, अनचार्टर्ड वाटर्स एंड चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। बिलिजेंट कंट्रीज डिक्लेयर्ड हैं, न्यूट्रल शिपिंग को हटना चाहिए रूल के हिसाब से, और अगर जा रहे हैं तो रिस्क बढ़ता है। तो हॉर्मुज खुला हो या बंद हो, माइंस हो ना हो, ये तो मर्केंटाइल ही डिसाइड करेगी कि क्या उन्हें वो रिस्क लेना है या नहीं लेना है, क्या वो अभी भी उस एरिया में जाएं ना जाएं, इंश्योरेंस के साथ जाएं, बढ़ा के जाएं, टोल टैक्स दें ना दें, या अमेरिका का वर्चस्व हो या ईरान का वर्चस्व हो, या गल्फ़ कंट्रीज़ इसको एक कॉमन ग्रिड में लेके इसकी फंक्शनैलिटी बहाल करें। इन सब के ऑप्शंस के साथ मुझे लगता है कि जल्द ही कोई समाधान निकले, वरना जो मंशा है उसमें युद्ध विराम की बहुत कम जो संसा मुझे लगती है कि है मेरे दिमाग में भी। तो अभी और बातें होनी है, अभी और सारे गुबार ठंडा करना होगा, समझना होगा लोगों को। अगर डिप्लोमेटिक मेडिटेशन हो जाए, अगर ये मेडिएट कर पाए सभी लोग, तो शायद कोई बात निकल कर आएगी। धन्यवाद। जय हिंद। सनुवर्ण।